टेलीकॉम सेक्टर में हम लोगों ने इनिशिएटिव्स देखा, कुछ ट्राई ने कुछ कदम उठाए, कुछ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। अब कुछ अदर इनिशिएटिव्स देखते हैं, जिसमें कुछ इनिशिएटिव्स भारत सरकार द्वारा, कुछ इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो कुछ और देखते हैं हम। चलिए, भारत सरकार ने 100% एफडीआई कर दिया है टेलीकॉम सेक्टर में। इसमें यह याद रखना है कि 49% तक तो गवर्नमेंट रूट से है, और उसके ऊपर यदि जाया जाएगा तो फिर वो जो है गवर्नमेंट रूट के माध्यम से होगा। ठीक है, तो 100% एफडीआई है टेलीकॉम सेक्टर में। आप आइए, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेलीकॉम कम्युनिकेशन में 100% एफडीआई भारत सरकार ने कर दिया है। दूसरी बात यह है 2016 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में डिटेल से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशन इज अंडर वन ऑफ द 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि भारत सरकार ऐसे भारत की इंडस्ट्रीज को जो भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं उन पर विशेष फोकस किया जाए, और ऐसे इंडस्ट्रीज को चैंपियन इंडस्ट्रीज या चैंपियन सर्विस सेक्टर का दर्जा उनको दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे सर्विस सेक्टर में काम करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऐसे 12 जो सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड 12 सेक्टर ऐसे हैं जिनको इस स्कीम में शामिल किया गया है, और कम्युनिकेशन उन्हीं में से एक सेक्टर है जो चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। इसका मतलब यह है कि इन 12 सेक्टर में जो शामिल होंगे, 12 सर्विस सेक्टर में, इनमें भारत सरकार सबसे ज्यादा फोकस करेगी इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इनके एफडीआई के लिए और इनसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों के लिए। ठीक है, चौथी बात, डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर। भारत में डिजिटल कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए, उससे रिलेटेड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने ये डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर बनाया है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न इंटरनेशनल और नेशनल, प्राइवेट और बाहर की संस्थाओं के साथ में इनोवेशन के लिए टाई अप करके भारत में डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। लेजिस्लेटिव कदम उठाए गए हैं भारत में हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर करने के लिए, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर टीडीसैट है ना, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो इस प्रकार के ये सारे कदम उठाए गए हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये है टेलीकॉम के काम की चीज, लेकिन ये कदम उठाया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इसका नाम है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से एक यूनिफाइड नंबर डायल करेगा 112। इसके पहले हमारे पास अलग अलग कामों के लिए अलग अलग नंबर होता था। जैसे 100 नंबर डायल करेंगे तो पुलिस होगा, 101 नंबर करेंगे तो फायर होगा, 108 नंबर करेंगे तो हेल्थ होगा, ठीक है, 1090 नंबर करेंगे तो वो महिलाओं के लिए होगा, कुछ आगे और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग टोल फ्री नंबर हुआ करते थे। अब एक यूनिफाइड टोल फ्री नंबर 112 लॉन्च किया गया है। आप 112 डायल कीजिए और आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर आपने पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम बताई तो वो अपने आप रीडायरेक्ट कर देगा 100 नंबर पे, और आपकी डायलिंग 100 नंबर पे होने लगेगी, पुलिस से आप कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक यूनिफाइड नंबर, अब आपको सारे नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, तो यूनिफाइड रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है। ग्रीन टेलीकॉम इनिशिएटिव्स। ग्रीन टेलीकॉम इनिशिएटिव्स का मतलब यह है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो एनर्जी कंज्यूम किया जाता है और जिससे ग्रीन हाउस गैसेस बाहर निकलती हैं, उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा, और ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है टेलीकॉम सेक्टर में भी किया जाएगा, यानी कम से कम एनर्जी का कंजप्शन किया जाए, सो दैट कम से कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से हो सके। प्रोजेक्ट संगम, एक प्रोजेक्ट संगम लाया गया है जिसको दो लोगों ने टाई अप करके बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्लस टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल। ये टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंतर्गत काम करने वाली एक बॉडी है। इसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ टाई अप करके भारत में टेलीकॉम इनोवेशन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट संगम नामक एक ये क्लाउड एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगली बात, रिडक्शन इन लाइसेंस फीस फ्रॉम 8% टू 6%। अभी इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि लाइसेंस जो है वो 8% होता था, लाइसेंस का जो फी है
अब उसको घटा करके 8% से 6% कर दिया गया है। इससे टेलीकॉम सेक्टर को काफी राहत मिली है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2017 में भारत सरकार ने हर साल इंडियन मोबाइल कांग्रेस यानी कि एक प्रकार का ये सम्मेलन है जिसमें भारत सरकार टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स, सभी पक्षकारों को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हों, चाहे वो ऑपरेटर्स हों, चाहे कंज्यूमर्स हों, चाहे उससे रिलेटेड एनजीओज हों, इनको एक प्लेटफॉर्म में ला करके और भारत में टेलीकॉम सेक्टर का क्या फ्यूचर होना चाहिए उस पर बात करने के लिए ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत 2017 में की गई। ठीक है, हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला है मोबाइल ऐप चैलेंज। अभी जब 59 ऐप्स को बंद किया चाइना के, तो प्रधानमंत्री ने मोबाइल ऐप चैलेंज दिया भारत के युवाओं को कि हम अपना खुद का ऐप बनाएं, टिकटॉक जैसा ऐप बनाएं, कैम स्कैनर जैसा ऐप बनाएं, माने जो मल्टीपल यूटिलिटी वाले जो लोकप्रिय ऐप्स थे मोबाइल के जो चाइना में के थे, ठीक है, उनका हम देसी वर्जन अपने इंडिया में बनाएं। ये चैलेंज जो है हमारे यहाँ के युवाओं ने दिया है प्रधानमंत्री ने, और उसको लोग बहुत पॉजिटिवली लेकर के इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल, डेटा की सिक्योरिटी के लिए काउंसिल बनाया गया है 2017 में। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था है, यानी लाभ के लिए ये काम नहीं करती, और इसका गठन किया है 2017 में नेस्कॉम द्वारा। नेस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, नेस्कॉम भारत के सॉफ्टवेयर कंपनियों का ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसी ने ये डेटा सिक्योरिटी काउंसिल भी भारत में बनाया है। तो ये तमाम इनिशिएटिव्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए। कुछ एक दो कहीं से आपको और पता चले तो आप इसमें एडप्ट कर लीजिए। ठीक है, अब टेलीकॉम स्कैम्स। भारत में दो बड़े महत्वपूर्ण टेलीकॉम घोटाले हुए हैं, उन घोटालों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे फेमस घोटाला हुआ 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2008 में। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या था ये स्कैम? यूपीए गवर्नमेंट, 2008 की बात है, यूपीए 2 बार आई है, इसलिए जो यूपीए है उसको हम लोग जो 2 बार थी 9 तक, एक तो 4 से 9 तक और फिर 9 से 14 तक। तो जो 4 से 9 तक थी उसको यूपीए 1 बोला जाता है, और 9 से 14 तक उसको यूपीए 2 बोला जाता है। तो यूपीए 1 के दौरान यानी वर्ष 2008 में यूपीए गवर्नमेंट, उस समय जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे वो थे अनिमधु राजा या ए राजा शॉर्ट में कहा जाता है। डीएमके पार्टी से ये थे, और यूपीए गवर्नमेंट ने डीएमके से अपना समर्थन लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने कुछ मिनिस्टरों का पद दिया था। उस समय ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर थे। तो यूपीए गवर्नमेंट में जब ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या काम किया कि जो लाइसेंस दिए जाते थे टेलीकॉम ऑपरेटर को, उनको लाइसेंस के साथ साथ स्पेक्ट्रम भी दे दिया, अर्थात जिसको लाइसेंस मिलेगा उसको स्पेक्ट्रम भी मिल जाएगा। तो एक यूनिफाइड तरीके से उन्हीं कंपनियों को लाइसेंस दिया गया और उन्हीं को स्पेक्ट्रम दिया गया, माने लाइसेंस और स्पेक्ट्रम अलग अलग नीलामी करके नहीं दिया गया। ठीक है, दूसरी बात, ये जो इसके पहले तक क्या होता था कि हम स्पेक्ट्रम की या लाइसेंस की नीलामी करते थे, ऑक्शन करते थे। यहां पर टेलीकॉम मिनिस्टर ने नीलामी नहीं की, बल्कि किस बेसिस पर उन कंपनीज को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम दिया, वो बेसिस था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, माने जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक, तीसरी बात इसमें आपको जो लिखा नहीं है वहां मैं बता देता हूं, ये बहुत कम समय के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा कि हम स्पेक्ट्रम और लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ए राजा ने अपने कुछ पसंदीदा कंपनीज को, और भी कुछ फ्रॉड कंपनियां, सेल कंपनियां रातों रात बनाई गई और उनको 2-4-5 दिन में लाइसेंस और स्पेक्ट्रम दे दिया गया। कई टेलीकॉम ऑपरेटर को पता भी नहीं चला कि ये सारी प्रक्रिया भारत में चल रही है। ठीक है, तो काफी कम कीमत पर 2008 में लाइसेंस और स्पेक्ट्रम दिए गए, लेकिन किस कीमत पर दिए गए? 2001 की कीमत पर दिए गए। इससे भारत सरकार को बहुत घाटा हुआ। कैग माने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जब ऑडिटिंग किया तो उन्होंने इस स्कैम को उजागर किया और कहा कि इसमें एक बहुत बड़ा जो है घोटाला हुआ है। ठीक है, तो चूंकि 2001 की प्राइस में 2008 में यूनिफाइड लाइसेंस और स्पेक्ट्रम दोनों मिल रहा है, और इसमें यह भी शर्त नहीं थी कि वो कंपनी ही इसमें केवल एप्लीकेशन करेंगी जो पहले से टेलीकॉम कंपनी चला रही है।
इसलिए रातों रात नंबर ऑफ सेल कंपनीज ऑब्टेन बोथ लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम। रातों रात ऐसी कंपनियां बन गई, सेल कंपनी माने जाली कंपनियां, टेलीकॉम के नाम से बना लिया, रजिस्टर करा लिया और उन्होंने लाइसेंस और स्पेक्ट्रम दोनों प्राप्त कर लिया। अब उनको टेलीकॉम कंपनी तो चलानी नहीं थी क्योंकि कोई अनुभव नहीं है। कुछ दिन उन्होंने वेट किया और जब बाजार में स्पेक्ट्रम की कमी हो गई टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जो रियल में टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, तो स्पेक्ट्रम की कीमत बढ़ गई और बढ़े हुए कीमत पर इन सेल कंपनियों ने उन रियल की कंपनियों को जो टेलीकॉम चलाते हैं काफी ज्यादा कीमत पर उनको स्पेक्ट्रम बेच दिया। लाइसेंस तो उनके पास ऑलरेडी था, इनको अपने लाइसेंस से कोई मतलब नहीं क्योंकि इनको चलाना नहीं है कंपनी, ठीक है, तो हायर प्राइस में बेच दिया। इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए संसद द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जेपीसी। हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं जेपीसी क्या होता है। 2011 में बनाई गई, जिसके चेयरमैन बनाए गए थे पीसी चाको। कांग्रेस के नेता पीसी चाको केरल से आते हैं, ठीक है, तो उनके नेतृत्व में ये बनाया गया और उन्होंने भी ये बात कुल मिलाकर के निकल के आई कि इस पूरे मामले में घोटाला हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई विशेष कदम भारत सरकार द्वारा उठाया नहीं गया। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2012 में, और इस पीआईएल में कहा गया, कैग ने ये बताया था इसके पहले कि इस पूरे मामले में 1.76 लाख करोड़, 1.76 लाख करोड़, यानी लगभग मोटा मोटा हम मान सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपए। कुछ लोगों का कहना है कि ये घोटाला इससे भी ज्यादा है, तो मोटा मोटा 2 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार को घाटा हुआ। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर्ड ऑक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्री। 2008 में जो ऑक्शन हुए थे जिसमें स्पेक्ट्रम और लाइसेंस बांटे गए थे, उसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्री कहा, माने ये बात ठीक नहीं है, और सारे 122 कंपनियों को जो लाइसेंस मिल गए थे इसमें उन लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया और 2016 में भारत सरकार ने फिर से ऑक्शनिंग किया और फिर उसमें नए तरीके से जो रियल में जो सही कंपनी थी उन्होंने टेक पार्ट लिया, ठीक है। अब चूंकि इस घोटाले में ए राजा और कनिमोझी दोनों डीएमके के लीडर थे, इन दोनों को अरेस्ट किया गया और कुछ दिन जेल में रखा गया। लेकिन दिसंबर 2017 में सीबीआई मामला चला था, ए राजा और कनिमोझी के खिलाफ कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये मानती है कि इन लोगों ने घोटाला किया था और ये इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उसका मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन ये दोनों भी खुले घूम रहे हैं, कोई ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात आपको समझना है कि कम कीमत पर स्पेक्ट्रम बेच दिया गया था, ऑक्शन करने की जगह पहले आओ पहले पाओ की कर दिया गया था, पहले से टेलीकॉम कंपनी कोई अनुभव हो या ना हो इस बात को शामिल नहीं किया गया था, गुपचुप तरीके से ये सारा काम किया गया था, ये तमाम बातें इसमें शामिल हैं, ठीक है। और इसमें उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का भी कहीं कहीं नाम आया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने कह दिया कि ये सारा काम टेलीकॉम मिनिस्टर ने अपने लेवल पे किया है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में मोदी जी ने कुछ कमेंट भी किया था प्राइम मिनिस्टर पर, ठीक है, वो सब आप लोग आगे समझ लेंगे। चलिए, एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे हम आते हैं देवास मल्टीमीडिया स्कैम। देवास मल्टीमीडिया एक घोटाला हुआ था 2005 में, उजागर ये भी हुआ है जाकर के 2012 में, ठीक है। चलिए, ये देवास मल्टीमीडिया स्कैम क्या था? देवास मल्टीमीडिया नामक एक कंपनी थी, इसका मध्य प्रदेश के देवास से कोई लेना देना नहीं है। देवास मल्टीमीडिया अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी फाउंडेड इन 2004 बाय एमजी चंद्रशेखर, फॉर्मर साइंटिफिक सेक्रेटरी ऑफ इसरो। एमजी चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति थे जो इसरो में काम कर चुके थे, साइंटिफिक सेक्रेटरी भी थे, बड़े पद पे थे। इन्होंने 2004 में एक कंपनी खोली बेंगलोर में, उसका नाम रखा गया देवास मल्टीमीडिया कंपनी। इस कंपनी ने 2008 में देवास मल्टीमीडिया कंपनी, ये देवास मल्टीमीडिया है, डीएम यानी देवास मल्टीमीडिया ने इसरो की एक कंपनी है जिसका नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ देवास मल्टीमीडिया कंपनी ने 2008 में एक डील किया। वो डील क्या था कि ये जो एंट्रिक्स है ये देवास मल्टीमीडिया के कुछ सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, खास करके 2 सैटेलाइट थे,
सैटेलाइट बनाएगा देवास मल्टीमीडिया, उसको लॉन्च करने का काम करेगा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और साथ ही कुछ ऐसी डील हुई थी कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि इसरो इस देवास मल्टीमीडिया को एस बैंड स्पेक्ट्रम देगी, ये पूरा डील था। अब इस डील में बात ये आती है कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने देवास मल्टीमीडिया के सैटेलाइट को बहुत कम कीमत में लॉन्च किया, पहली बात। दूसरी बात, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो स्पेक्ट्रम एस बैंड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के कई बैंड, एस बैंड, के बैंड, यू बैंड, ठीक है, तो ये जो है ये देवास मल्टीमीडिया को एस बैंड स्पेक्ट्रम देगी और दिया भी था। लेकिन कैग ने 2012 में बताया कि ये स्पेक्ट्रम जो एंट्रिक्स ने देवास मल्टीमीडिया को दिया है, यदि इसकी ऑक्शनिंग की जाती तो इससे भारत सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता, अर्थात बहुत कम कीमत में इन्होंने स्पेक्ट्रम इसको दे दिया। ये था पूरा मामला घोटाले का, ठीक है। बस इसमें इतना समझना, और ज्यादा इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इस स्कैम को ऑल्सो नोन एज एस बैंड स्पेक्ट्रम स्कैम, इस घोटाले को एस बैंड स्पेक्ट्रम स्कैम के नाम से भी जाना जाता है या देवास एंट्रिक्स स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो बड़े स्कैम टेलीकॉम सेक्टर में अब तक हुए हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं टेलीकॉम कंट्रोवर्सी। टेलीकॉम सेक्टर में कुछ कंट्रोवर्सी यानी वाद विवाद, स्कैम नहीं, वाद विवाद। पहला वाद विवाद है हमारा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर से जुड़ा हुआ विवाद। ये एजीआर क्या है हम इसको समझते हैं, चलिए। अंडर एलपीजी रिफॉर्म्स टेलीकॉम सेक्टर्स वाज ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। दे हैड टू ऑब्टेन यूएएस, यूएस माने यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंस, and pay certain fee to the government of India every year, which was decided by या calculated as percentage of AGR। अब यहां समझते हैं 1991 के आसपास भारत सरकार ने अपने यहां एलपीजी का रिफॉर्म लाया। उसके अंतर्गत भारत सरकार ने अपने यहां के लगभग इकोनॉमी के सारे सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए और एफडीआई के लिए खोल दिया। अब यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि इसी श्रृंखला में 1993 में भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को भी खोल दिया, अर्थात अब टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां भी भाग ले सकती थी, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को भारत के टेलीकॉम सेक्टर में भाग लेने के लिए दो चीजों की जरूरत थी। एक तो उनको लाइसेंस लेना था, उस लाइसेंस को बोला जाता था यूएएस लाइसेंस यानी यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंस, ठीक। और जब वो लाइसेंस लेते थे भारत सरकार से तो इसके बदले वो भारत सरकार को हर साल कुछ फीस देते थे, ठीक है। लाइसेंस की कोई एक लमसम अमाउंट में फी नहीं थी, बल्कि हर साल टेलीकॉम कंपनी को, भारत सरकार को उस लाइसेंस के बदले कुछ फीस देना पड़ता था। अब ये फीस की गणना होती थी परसेंटेज ऑफ एजीआर। एजीआर का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी समायोजित सकल राजस्व। इसको समझने के लिए हम लोग एक शब्द यूज कर सकते हैं कि कुल मिला के किसी टेलीकॉम कंपनी को साल भर में जितना लाभ होगा उस लाभ का एक निश्चित परसेंट जो है वो भारत सरकार को लाइसेंस फीस के रूप में देना पड़ता था, ठीक। लेकिन डेफिनेशन एजीआर की क्लियर नहीं थी। ये एजीआर होगा क्या? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये मानती थी कि किसी टेलीकॉम कंपनी का एजीआर का मतलब है कि वो साल भर में सारे सोर्सेस से जितना पैसा अर्न करती है, और टेलीकॉम कंपनी का मानना था कि हम केवल टेलीकॉम कंपनी से जितना लाभ अर्जित करते हैं वही हमारा एजीआर है। मेरी बात समझ में आ गई? उदाहरण के लिए मानते हैं, मान लीजिए रिलायंस कंपनी ने भारत सरकार से लाइसेंस लिया और रिलायंस कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के साथ साथ एनर्जी सेक्टर में और मान लीजिए कि एक आध और कोई सेक्टर में, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी काम करती है, ठीक है। तो रिलायंस ये मानती थी कि मुझे ट्रांसपोर्ट में और एनर्जी सेक्टर में जो फायदा होगा उस फायदे को मुझे टेलीकॉम लाइसेंस फीस के रूप में सरकार के साथ नहीं बांटना है, मुझे टेलीकॉम सेक्टर से जितना फायदा होगा उसी को सरकार को लाइसेंस फी के रूप में देना है। इधर सरकार क्या सोचती थी कि ये रिलायंस कंपनी का साल भर का जितना मुनाफा होगा, फिर वो चाहे टेलीकॉम सेक्टर से हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हो या जितने सेक्टर से हो, उसका कुछ परसेंट वो भारत सरकार को लाइसेंस फी के रूप में देगी। यही विवाद खड़ा हो गया क्योंकि दोनों का अपना अपना मत था, ठीक है। चलिए,
तो लेटर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेलुलर ऑपरेटर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है? भारत में जितने प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनका एक संगठन है, ठीक है। तो ये जो संगठन है, इस संगठन ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कहा कि आपकी परिभाषा ठीक नहीं है, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनसे कहा कि आपकी परिभाषा ठीक नहीं है। इस हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये कहा कि हमको जितना पैसा इनसे मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये मामला आखिरी में गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भारत सरकार ने एजीआर की जो डेफिनेशन बनाई है वही डेफिनेशन सही है, और इस हिसाब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को 9200 करोड़ रुपए भारत सरकार को देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ये पूरा एक कंट्रोवर्सी, ठीक है। अब इसमें अभी जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो अभी इसमें बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे करके अभी हाथ पांव इधर उधर कर रही है, लेकिन इतना पैसा उसको भारत सरकार को देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इससे प्राइवेट सेक्टर की जो ऑथेंटिसिटी है गवर्नमेंट के प्रति वो थोड़ी सी प्रभावित होती है, उनकी अपनी जो लाभदायकता है, अर्निंग्स है, उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा क्या है? इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्ज, जिसको बोलते हैं IUC, या इसी को बोला जाता है इंटर ऑपरेटर यूजर्स चार्ज, ठीक है। चलिए, ये क्या है समझते हैं। IUC is a fee that one telecom company pays to another telecom company when its customers makes a call to a user of another company। क्या है IUC? क्या है? एक टेलीकॉम कंपनी दूसरे टेलीकॉम कंपनी को, हम यहां पर उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए आइडिया है, एक टेलीकॉम कंपनी और एक BSNL है, उदाहरण। तो BSNL के जो कस्टमर है, जब वो BSNL के नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में कॉल करेंगे, मान लीजिए आइडिया में कॉल करते हैं, तो इसलिए चूंकि BSNL से आइडिया में कॉल किया गया है तो BSNL कुछ सर्टेन अमाउंट आइडिया को देगा। इस अमाउंट को कहा जाता था IUC, और इसको डिसाइड कौन करता था? इसको डिसाइड करने वाली बॉडी का नाम था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो डिसाइड होता था पर मिनट कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो IUC is a fee that one telecom company pays to another telecom company when its customer makes a call to a user of another telecom company। बात समझ में आ गई? This charge is decided by TRAI, यानी कि ट्राई, on a per minute basis। तो ये कंट्रोवर्सी हुआ, ठीक है, कि कौन टेलीकॉम कंपनी किसको कितना देगा। फिर ट्राई पर भी सवाल उठाए गए कि आप आर्बिट्री रूप से परसेंटेज को तय करते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के बाद में ट्राई ने इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया, माने IUC चार्ज भारत में 0 है। यानी आप किसी भी नेटवर्क से किसी भी दूसरे नेटवर्क को जब एक यूजर कॉल करता है तो उन कंपनीज को आपस में कोई लेन देन नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा इस प्रकार से टेलीकॉम कंपनी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके साथ इसको देखेंगे और इसी के साथ में हमारा टेलीकॉम सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।